कहते हैं अनेकता में एकता, अनेकता में एकता मेरे देश की शान है। अनेकता में एकता मेरे देश की शान है, इसीलिए तो दोस्त मेरा भारत देश महान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह इंग्लिश क्लास 12वीं के पहले अध्याय अ गर्ल विथ अ बास्केट के अध्याय से यह हमारा तीसरा सेशन होगा। इससे पहले मैंने इस अध्याय से 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसका पहला पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड नहीं देखा है, वो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पे जाकर उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए आज के इस तीसरे सेशन में अ गर्ल विथ अ बास्केट के सेशन नंबर 3 में हम इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड मीनिंग में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। आज की क्लास बहुत ही यादगार, जोरदार होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिएगा, लिखा है कि द चिल्ड्रन। इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी कहानी को रिवाइज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 90 लाख लोग पाकिस्तान से चलकर भारत आ गए थे। उनमें कुछ लोग तो रास्ते में ही भूख और प्यास से तड़प कर मर गए, और जो कुछ चले आए थे भारत में उन्हें रिफ्यूजी कहा गया, उन्हें शरणार्थी कहा गया। ठीक है ना। तो जब राइटर विलियम सी डगलस स्टेशन पर उतरते हैं, जिन बच्चों ने उन्हें घेर लिया था, वे बच्चे कोई और नहीं थे, उन्हीं पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। तो विलियम सी डगलस उनसे हमारा परिचय करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि द चिल्ड्रन वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वे द सन्स एंड डॉटर्स, वे बेटे और बेटियां थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, उन्हीं शरणार्थियों के। कौन से शरणार्थी? जो पाकिस्तान से चलकर कहाँ आए थे? भारत आए थे ना। करा कि द चिल्ड्रन वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, करा कि वही सन्स एंड डॉटर्स थे, वे बेटे और बेटियां थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, मतलब होता उन शरणार्थियों के ना। दे आर देयर पेरेंट्स, दे आर देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, वे और उनके माता पिता और उनके रिलेटिव्स या फिर उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे। भारत में आके क्या हो गए थे? इकट्ठा हो गए थे। इन द सिटीज, शहरों में, एंड सेटिंग अप, और उन्होंने बैठा ली थी क्या, या खोल लिया था, अप स्टॉल्स, मतलब छोटी छोटी दुकानें। मतलब भारत में जब वो आए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छोटी छोटी दुकानें, शहरों में पहली बात तो वे शहरों में इकट्ठा हो गए, कहीं कहीं पर जाकर रहने लगे, और छोटी छोटी वहाँ पे क्या खोल लिया उन्होंने, अपनी अपनी दुकानें। और मैन्युफैक्चरिंग, और वे बनाया करते थे सिंपल आर्टिकल, साधारण वस्तुओं को, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो था नहीं, ज़्यादा पूंजी थी नहीं, इसलिए वो हाथ की बनाई हुई चीज़ों को, सिंपल आर्टिकल्स मतलब होता है साधारण चीज़ों को बना के बेचा करते थे। एंड ट्राइंग टू मेक लिविंग, और ट्राइंग टू मेक मतलब और कोशिश किया करते थे, लिविंग इन मार्केट मतलब होता है उस बाजार में जीने की कोशिश, भारत के उस बाजार में अपनी जीविका चलाने की कोशिश किया करते थे। ऑलरेडी क्राउडेड, जो पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। दोस्तों, बाजार में ढेर सारी दुकानें होती हैं, सब में कंपटीशन होड़ लगा रहता है। कुछ बड़ी दुकानें होती हैं तो कुछ छोटी दुकानें होती हैं। ये लोग भी छोटी छोटी दुकानें खोलकर बाजार में बैठे हुए थे, अपने सामानों को बेच रहे थे। तो राइटर यही बताना चाहता है कि ये उस बाजार में जीने का प्रयास कर रहे थे, उस बाजार में जीने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही अत्यधिक भीड़ भाड़ से क्या हुई थी? भरी हुई थी, ओवर क्राउडेड। दे लिव्ड इन, अब उनके निवास स्थान को आपको लेखक बताएगा। दे लिव्ड, वे रहा करते थे, इन क्लोथ्स एंड ग्रास सेट्स। क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े से बने हुए घर, अर्थात जैसे तंबू, टेंट वगैरह जो डाल दिया जाता है वो कपड़े का होता है। वे कपड़े, और ग्रास मतलब घास की जो झोपड़ी बनती है, यानी कपड़े और घास से बनी हुई झोपड़ियों में रहा करते थे। लाइंड
जो एक कतार में थी, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो है स्ट्रीट, गलियों, जिनके बीच में क्या होता था, गली बन, दोनों तरफ जो है झोपड़ी थी, बीच में गली थी, गली बन जाती थी ना। तो करा कि द पीसेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, पीसेंट मतलब दोस्तों देखिए ये फार्मर का जो है सिनोनिम्स है, इसको याद कर लीजिएगा। द पीसेंट जो किसान थे, पीसेंट मतलब किसान, द पीसेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों में जो किसान थे, उन शरणार्थियों में जो क्या थे, किसान थे, उन शरणार्थियों में जो किसान थे, कह रहा है कि these refugees had been accustomed little their lives, had been accustomed, वे प्राप्त करते थे लिटिल देयर लिव्स, मतलब होता अपनी जीविका के अनुसार बहुत कम धन या बहुत कम जो है धन या फिर अपना जो जीविका प्राप्त करते थे। करा कि द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली, द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली मतलब होता है एक जो है कृषक 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 परिवार की जो वार्षिक आय थी, एक कृषक परिवार यानी जो किसान थे उनको वर्ष भर की जो आय थी, डज नॉट एग्जिस्ट, वो जो है अच्छी नहीं थी। मतलब होता है कि जो रिफ्यूजी आए थे उनमें जो कृषक परिवार था, जो कुछ कृषि करते थे, खेती करते थे, उनके परिवार की जो है एनुअल मतलब होता वार्षिक आय थी, वो अच्छी नहीं थी। कितना थी? ऑन एवरेज, एक औसत के अनुसार, द $100 a ईयर, जो किसान परिवार थे एक वर्ष में $100 कमाते थे। कितने डॉलर? $100। अब उस समय जो भी रहा होगा डॉलर का, डॉलर और पैसे का जो है उस समय जो भी सामंजस्य रहा होगा उसी को बता रहे हैं। करें कि एन एवरेज, एक औसत के अनुसार $100 a ईयर, वे एक वर्ष में $100 कमाते थे। और करा कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, और जो है ये एक अकुशल मजदूर कहे जाते थे जो अपने मेहनत के अनुसार नहीं प्राप्त करते थे ना। लेबरर मेक द 30 cents a day लेस देन $2 a वीक, यानी इस अनुसार से राइटर ने उनको कहा कि जो है ये जो किसान थे ये लगभग एक दिन में 30 सेंट और पूरे सप्ताह में लगभग $2 कमाते थे। वर्ष भर में जो है लगभग $100 और एक दिन में 30 सेंट और एक सप्ताह में कितना, लगभग $2 कमाते थे। करा कि देयर इज वन मील ऑफ अ डे, वे दिन में केवल एक बार भोजन प्राप्त करते थे। करा कि देयर इज वन मील ऑफ अ डे, वे दिन में केवल एक बार भोजन प्राप्त करते थे। एन करा कि एन मेक, यहाँ पे एन ओनियन, एक प्याज, आ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का छोटा सा टुकड़ा, और करा के बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, एंड विथ मिल्क, और जिसके साथ दूध था, परहैप्स, और शायद कभी कभी, कह रहे हैं कि बिट ऑफ गोट चीज, मतलब होता है बकरी के दूध से बनाई गई पनीर जो है उन्हें भोजन में प्राप्त होती थी। उनके भोजन को बता रहे हैं। पहली बात तो ऑनियन, उनके भोजन में प्याज हुआ करती थी। पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा हुआ करता था। द बाउल ऑफ पल्स मतलब एक कटोरा दाल, एंड मिल्क, उसके साथ दूध था। परहैप्स, और कभी कभी जैसे कहते हैं ना एक अच्छा खाना कभी कभी जब मिल जाता था तो वो क्या था, बिट ऑफ गोट, मतलब होता है कि बकरी के दूध की बनाई गई पनीर, ठीक है ना। नो टी, उनके उनके जो दैनिक दिनचर्या में ना तो चाय थी, नो टी, नो कॉफ़ी, ना चाय थी ना कॉफ़ी थी। नो फैट, और ना ही मक्खन था। नो स्वीट, ना ही मिठाई थी। नो मीट, और ना ही जो है मांस और मछली था। ठीक है दोस्तों। करा कि वे जो है जो भी खाते थे उसमें एक प्याज थी, एक पीस जो है रोटी का टुकड़ा था, एक कटोरा दाल थी, दूध था, और कभी कभी जो है बकरी के दूध से बनाई गई पनीर के टुकड़े मिल जाते थे। नो टी, उनके दैनिक दिनचर्या में ना तो चाय थी, नो फैट, ना नो कॉफ़ी, ना ही कभी कॉफ़ी थी, नो फैट, ना ही कभी मक्खन था। और आगे कह रहे हैं कि नो मीट, और ना ही कभी जो है वे लोग मीट, मतलब होता है कि ना ही जो है मांस। $100 a ईयर, एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 a वीक, और एक सप्ताह में $2 भी नहीं। एक वर्ष में $100 और एक सप्ताह में $2 भी नहीं। आगे कह रहे हैं कि एट इवन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत छोटी धनराशि थी। हार्ड
अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स, जो उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी पूरा नहीं पड़ती थी। तो अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स, इसलिए वे जो है अत्यधिक पैसा कमाने के लिए टोकरियां बेचा करते थे। टू द पीपल टू पुअर, क्योंकि वे लोग क्या थे, गरीब थे। टू द पीपल टू पुअर, क्योंकि वे लोग गरीब थे। एंड टू बाय देम, और उन्हें ऐसा करना पड़ता था, टोकरियां उन्हें बेचनी पड़ती थी, क्योंकि किसानी या खेती करके उन्हें अत्यधिक पैसा प्राप्त नहीं होता था। अब आगे बता रहे हैं कि दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन, और यही एक कारण था, द लिटिल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे थे, दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, करा कि द रीजन दीज, और द रीजन दीज, और इसका यही कारण है कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब थे, खेती करने के बाद भी उनको पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए वो टोकरियां बेचा करते थे, शरणार्थियों के बच्चे। तो कह रहे हैं कि दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, द रीजन दीज द लिटिल लिटिल चिल्ड्रन, वे जो बच्चे थे, डिसेंडेड मतलब होता टूट पड़े, ऑन मी, मुझ पर, लाइक अ लोकस, टिड्डों की भांति। जब मैं स्टेशन पर उतरा, मुझे टिड्डों की भांति मतलब टिड्डों के झुंड की तरह मुझे घेर लिए। कह रहा कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो जो बच्चे थे वो जो है मुझे किसकी तरह घेर लिए, देखिएगा, मुझे जो है टिड्डों की भांति घेर लिए। आई एम एन अमेरिकन, कह रहे कि मैं एक, इस पर भी मैं एक अमेरिकन था, मैं एक अमेरिकन था, नो डाउटलेस, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, वे मुझे एक मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब होता है, वे मुझे एक अच्छे ग्राहक के रूप में देख रहे थे। किसके रूप में देख रहे थे, वे मुझे एक अच्छे ग्राहक के रूप में, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब एक अच्छी बाजार या अच्छे ग्राहक के रूप में, दे हैड सीन, वे मुझे देख रहे थे। अब देखिए, मजबूर होकर जो राइटर को कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है दोस्तों, तो राइटर बोल रहा है कि आई बॉट, मैंने खरीदा, वन टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी। आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी। आई बॉट, मैंने खरीदा, आ टीनी बास्केट, टीनी मतलब छोटी सी, बास्केट में टोकरी, फॉर फ्यू आनाज, कुछ आना में, मैंने कुछ आना में एक छोटी सी टोकरी को खरीदा। अनदर फ्रूट्स, और दूसरी जो है टोकरी, कराकी बास्केट्स, मैंने कराकी फलों के लिए खरीदा। मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा कुछ आना देकर, अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी मैंने फलों के लिए टोकरी खरीदी, बीटा मोर, कुछ और आना देकर, कुछ और जो है पैसे देकर मैंने एक और टोकरी क्या की, खरीदी। आ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक खराब जो है समाचार पत्रों को रखने के लिए या खराब पेपर को रखने के लिए मैंने एक सुंदर सी टोकरी खरीदी। 12 रुपीज, शायद 1 रुपए की थी। आ लवली शिविंग बास्केट्स, और मैंने एक सुंदर सी टोकरी खरीदी, रुपीज, 1 रुपए में। आप, और करा कि आप फैंस, कुछ फैंस, फैंस मतलब दोस्तों होता है जो हवा झलने के लिए, जो जो आप लोग बेना या पंखे का इस्तेमाल करते हैं हाथों से चलाने वाला, वही फैन होता है, ठीक है ना, इस कहानी के अनुसार। तो कह रहे हैं कि कुछ मैंने फैंस खरीदे, फॉर एन आना, टू टू पीस, एक आने में 2 पीस, यानी एक आने में 2 जो है मैंने पंखे खरीदे, एक आने में 2 पंखा, ठीक है ना। तो कह रहा कि माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी जो भुजाएं थी, मेरा जो हाथ था, मेरी जो बाहें थी, पूरी तरह से भर चुकी थी टोकरी से और पंखे से। आई हैड नो स्पेंड, अभी तक तो मैंने खर्चा भी नहीं किया था, कितना, 50 सेंट्स, अभी तक मैंने 50 सेंट भी खर्चा नहीं किया था, तब तक मेरी पूरी की पूरी भुजाएं, मेरा पूरा हाथ क्या हो चुका था, टोकरी और पंखे से भर चुका था, मैं पूरी तरह से कहा कि द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, पास्ट आते और गुजर जाते, शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों की बोली लगाते हुए, बच्चे आते और मेरे सामने से अपने सामानों की बोली लगाते हुए गुजर जाते, मतलब अपना सामान जो बेच रहे थे उसको मेरे सामने जो है अपने सामानों की बोली लगाते हुए गुजर जाते थे। और कहा कि आई वाज प्रिजोनर, उस समय मैं एक कैदी बना हुआ था, क्यों, क्योंकि इतने सारे जो है फैंस और इतने सारे बास्केट्स मैंने उठाए थे मेरे पास, मैं एक कैदी बना हुआ था, कंप्लीटली सराउंडेड, और पूरी तरह से घिरा हुआ था, कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल, और मैं अयोग्य था, अनेबल टू मूव मतलब चलने में, मैं चलने के योग्य नहीं था, मतलब मैं पूरी तरह से टोकरी और पंखे से जो है क्या हुआ था, घिरा हुआ था, इस कार से मैं चलने के योग्य नहीं था। द मोस्ट
द मोस्ट डिलाइजेंट अग्रेसिव वेंडर, सबसे अधिक जो है डिलाइजेंट्स मतलब उस सबसे अधिक जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि बहादुर अग्रेसिव वेंडर, एक जो है एक आकर्षक टोकरी विक्रेता, ब्यूटीफुल, देखिएगा यहाँ पे जो डिलाइजेंट उसका मतलब होता बहादुर या साहसी, एग्रेसिव मतलब आकर्षक, और वेंडर मतलब होता है विक्रेता। वाज ब्यूटीफुल नाइन ऑफ द राइट ऑफ फ्रंट ऑफ मी, कहा कि सबसे जो है सबसे साहसी, सबसे आकर्षक एक जो है टोकरी विक्रेता, ब्यूटीफुल ऑफ नाइन राइट मतलब होता है एक 9 साल की बच्ची, फ्रंट ऑफ मी यानी सबसे बहादुर और सबसे आकर्षक जो विक्रेता थी एक 9 साल की लड़की थी, द राइट फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी, विथ अ हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था, जिसमें हैंडल पकड़ने वाला हैंडल लगा हुआ था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, और कह रहा कि सी हैड लवली बास्केट हैंडल एंड, कह रहा कि एंड सी वांटेड, और वह चाहती थी, उस टोकरी का क्या चाहती थी, ₹1, 1 रुपया, ₹1 वह जो है उस टोकरी का 1 रुपया चाहती थी, एंड हाफ और आधा मतलब होता 1.5 रुपये चाहती थी, फॉर इट इसके, अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 1 रुपये और हाफ मतलब 1.5 रुपये का लगभग 30 सेंट राइटर के जो है करेंसी के अनुसार बनता था। तो लगभग वह जो है 1 रुपये और हाफ मतलब होता 1.5 रुपये चाहती थी, और राइटर की करेंसी में लगभग 30 सेंट चाहती थी। शी वाज अ नेस्ट प्लीडर, वह एक बहुत ही उत्सुक जो है, शी वाज अनेस्ट प्लीडर, वह एक बहुत ज़्यादा उत्सुक, कृतज्ञ या फिर रिक्वेस्ट करने वाली लड़की थी, आग्रह करने, वह बहुत ही अधिक आग्रह करने वाली लड़की उस समय महसूस हो रही थी, प्रतीत हो रही थी। शी वेयर, कि देयर वेयर टीयर्स हर आइज, उसकी वहाँ उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। देयर वेयर टीयर्स हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, वह मुझसे आग्रह कर रही थी। एंड बेग्ड टोन्स, उसकी आवाज में जो है, उसकी आवाज में आग्रह था। वुड ब्रिंग एनी हर्ट, उसकी आवाज में एक ऐसा आग्रह था जो किसी के भी हृदय को क्या कर ले, किसी के भी हृदय को पिघला दे। उसकी आवाज में कह कि उसकी आंखों में आंसू था, उसकी आवाज में जो है आग्रह और विनम्रता थी, और ऐसी आग्रह और विनम्रता थी कि जो किसी के भी हृदय को क्या कर दे, पिघला दे। तो दोस्तों आज का सेशन अगर हम इससे आगे जाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तीसरा सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह जो जो भी टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया वह आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। और अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी ना आए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। मैं दोबारा समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। और आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि वह जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके तक भी यह मेरा छोटा सा सहयोग पहुंचे। इसी के साथ मैं सागर कुमार राव अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।